आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएसवीपी की नई पॉलिसी के बारे में। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल परचेज पॉलिसी, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही एचएसवीपी ने अनाउंस की है, जिसके बाद चारों तरफ बात हो रही है, चाहे प्रिंट मीडिया की बात हो, डिजिटल मीडिया की बात हो या फिर सोशल मीडिया की बात हो, कि अब एचएसवीपी एज ए डीलर मार्केट में काम करेगा। तो ऑलरेडी जो मार्केट में डीलर्स काम कर रहे हैं, अब उनके लिए कोई भी स्कोप खास करके हुड्डा के सेक्टर्स में नहीं है, क्योंकि एचएसवीपी के अकॉर्डिंग ये पॉलिसी सिर्फ हुड्डा के सेक्टर्स पे लागू होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एचएसवीपी के पास ऐसी कोई पावर है कि एचएसवीपी ऐसी कोई पॉलिसी बना सकता है। क्या एचएसवीपी ने जो पॉलिसी बनाई है वो फ्यूचर में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगी, नहीं होगी। एचएसवीपी की इस पॉलिसी से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है एज ए सेलर या एज ए बायर। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या अब आपको किसी डीलर की ज़रूरत है या नहीं है, अगर हरियाणा के किसी हुड्डा के सेक्टर में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो, और अगर डीलर की ज़रूरत है तो क्यों है। क्या एचएसवीपी आपके लिए वो डीलर बन सकता है जो आप हमेशा से एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में एक डीलर से। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं नरेश सिंह शेखावत, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जब से हमने ये चैनल बनाया है तब से लेके आज तक डेली बेसिस पे हम जो भी एक्सक्लूसिव डील्स हमारे पास होती हैं वो मैं और मेरी टीम हम यहाँ इस चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि पिछले 2-3 साल में कि जो भी भाव मार्केट में रहे हैं अलग अलग सोसाइटीज़ के, सेक्टर्स के, वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप पहले गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर चुके हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आज जो भाव है उस सेक्टर या उस लोकेशन पे क्या चल रहा है, तो आप अपने एप्रिशिएशन का पता कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर आप सीरियस बायर हैं, गुड़गांव रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ से हर सेक्टर, हर सोसाइटी के भावों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। किस सेक्टर में कौन सी एक्सक्लूसिव डील या डेस्परेट डील आपको मिल रही है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो आपके बड़े काम की चीज़ है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो एचएसवीपी है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1977 के अकॉर्डिंग हुई थी। पहले इसका नाम हुड्डा था, 2017 में इसका नाम चेंज करके एचएसवीपी कर दिया गया है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। जब 1977 में जो एक्ट आया था, उस एक्ट की जो सेक्शन 15 to 17 है, उनमें एचएसवीपी की क्या पावर्स हैं और एचएसवीपी क्या काम कर सकता है उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एचएसवीपी को बनाया था हरियाणा सरकार ने, वो बनाया था लैंड एक्विजिशन के लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए और अलॉटमेंट के लिए, कि एचएसवीपी जो भी लैंड डेवलप करेगा अपने रेट्स पर ऑक्शन के थ्रू या फिर ड्रॉ के थ्रू उस लैंड को सेल कर सकता है, जो कि हम हमेशा से देखते आए हैं। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि एचएसवीपी जितने भी प्लॉट्स किसी भी शहर में, हरियाणा के किसी भी सेक्टर में अगर वो सेल करता है, चाहे वो ऑक्शन के थ्रू सेल किया है या ड्रॉ के थ्रू सेल किया है, वो सभी प्लॉट्स फ्री होल्ड होते हैं। और जब 97 में ये एक्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग एचएसवीपी बना था, उस एक्ट के बाद टाइम टू टाइम एचएसवीपी ने इससे रिलेटेड गाइडलाइंस भी इशू की हैं कि जो एचएसवीपी प्लॉट सेल करेगा वो प्लॉट
फ्री होल्ड होगा। 92 और 93 में इससे रिलेटेड डिटेल्ड गाइडलाइंस एचएसयूपी ने इशू की थी। तो अब जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है वो ये है कि एचएसयूपी जब एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सेल करता है, कन्वेंस डीड के बाद आपका जो प्लॉट है वो फ्री होल्ड हो जाता है। तो अब एचएसयूपी के पास कोई भी पावर नहीं है कि किसी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को एचएसयूपी फिर से रीसेल कर सके। आप अगर इस एक्ट को एक बार डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक लीगल चैलेंज एचएसयूपी के सामने आने वाले टाइम में आ सकता है, अगर किसी ने भी कोर्ट की तरफ मूव किया कि एचएसयूपी का कोई भी राइट नहीं है किसी भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रीसेल करने के लिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, आगे आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि इसको लेके क्या क्या एचएसयूपी के सामने दिक्कतें आती हैं। अब बात आ जाती है नई पॉलिसी कैसे फंक्शन करेगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल परचेज पॉलिसी जो है उसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आप सेलर हैं तो आपके लिए क्या रूल्स हैं, और अगर आप बायर हैं तो आपके लिए क्या रूल्स हैं, क्या क्या आपको नुकसान होने के चांसेस हैं, और क्या आपको इससे कोई फ़ायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो मेरे हाथ में अब ये डिटेल्ड पॉलिसी है जिसको मैं थोड़ा सा आपके सामने हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले तो इस पॉलिसी का नाम है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल परचेज पॉलिसी, और एचएसयूपी के अकॉर्डिंग इसका मेन ऑब्जेक्टिव है The objective is to ensure a transparent, fair and legally compliant mechanism for such transactions through the HSVP Private Property Sale Purchase Portal। मतलब कि एक पोर्टल होगा जिसके थ्रू इस पॉलिसी की फंक्शनिंग होगी या ये प्रॉपर्टीज की सेल परचेज होगी। अब सबसे पहली बात है कि ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म एचएसवीपी लेके आ रहा है। आप आगे देखेंगे कि कितना ट्रांसपेरेंट है, फेयर और लीगली कंप्लाइंट। कितना लीगली कंप्लाइंट है उसका एक सिनेरियो मैंने आपको पहले बता दिया है कि एचएसवीपी के पास अकॉर्डिंग टू एचएसवीपी एक्ट उनके पास ऐसी कोई पावर अभी तक नहीं है। आगे हो सकता है सरकार उनको कोई ऐसी पावर डेलीगेट कर दे या एचएसवीपी एक्ट में वो कुछ अमेंडमेंट कर दें, लेकिन एज ऑन टुडे उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की सेल परचेज कर पाएँ। अब आगे चलते हैं। एचएसवीपी अलॉटीज कैन सबमिट देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द अलॉटी कॉर्नर टू लिस्ट देयर प्रॉपर्टीज फॉर सेल थ्रू प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल परचेज पोर्टल। मतलब कि आपको अपनी एक ईओआई सबमिट करनी है। ये कंडीशन है सेलर्स के लिए जो अलॉटीज हैं, जिनकी ऑलरेडी हुड्डा के किसी सेक्टर में कोई प्रॉपर्टी है, तो उनको अपनी एक ईओआई सबमिट करनी होगी पोर्टल पे। The EOI shall be having separate and individual application number and the principle of first in first out shall be applied to these applications। जो EOI आप सबमिट करेंगे HSVP फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे उस EOI पे एक्शन लेगा। अब बात आ जाती है यूजर रजिस्ट्रेशन एंड एलिजिबिलिटी की। कौन लोग रजिस्टर कर सकते हैं और कौन लोग उसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस पॉलिसी में बाकायदा उसके लिए अरेंजमेंट की गई है। सेलर की क्या एलिजिबिलिटी होगी पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आपके पास आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र और या कोई सिटीजन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओनरशिप डॉक्यूमेंटेशन शैल बी एलिजिबल टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल फॉर लिस्टिंग देयर प्रॉपर्टी फॉर सेल। आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के ओनरशिप डॉक्यूमेंट होने चाहिए तो ही आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। ये सेलर के लिए है। अब इसके बाद आ जाता है बायर एलिजिबिलिटी। प्रोस्पेक्टिव बायर्स मस्ट कंप्लीट नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स यूजिंग वैलिड क्रेडेंशियल्स इंक्लूडिंग पीपीपी, आधार, पैन, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड द प्रॉपर्टी आईडी ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग ट्रांजैक्टेड। तो बायर की जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए आपके पास अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बैंक डिटेल्स होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे आपने शायद ध्यान दिया होगा, आपके पास वो प्रॉपर्टी आईडी होनी चाहिए जिसके लिए आप इस
पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे लग रही है कि आपको ये प्रॉपर्टी आईडी कैसे मिलेगी, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वहाँ पर लिस्टेड है या नहीं है। पूरी पॉलिसी में इस चीज़ के बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो अब जब आने वाले टाइम में एक बार ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई अगर ऑक्शन लेके आता है हुड्डा, तब पता चलेगा, क्लैरिफाई होगा कि इस चीज़ को वो कैसे हैंडल करेंगे। इसके बाद इस पॉलिसी में मेंशन किया गया है पोर्टल ऑपरेशन शेड्यूल, कि ये जो पोर्टल है इसका ऑपरेशन का शेड्यूल क्या रहेगा, कैसे वर्क करेगा, क्या टाइमिंग्स रहेंगी। तो सबसे पहले है मंथ 1, सेलर्स में सबमिट देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू लिस्ट देयर प्रॉपर्टीज। मतलब पहले महीने में, सपोज हम फर्स्ट मंथ मान लेते हैं अक्टूबर में आप EOI सबमिट करेंगे। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि मंथ फर्स्ट अक्टूबर को अगर कंसीडर करेंगे तो अक्टूबर में आप अपनी EOI सबमिट करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है और मेरे पास इंफॉर्मेशन है, शायद 28 सितंबर से HSVP अपने इस पोर्टल को लाइव कर रहा है। तो आप अगर सितंबर मंथ में EOI सबमिट करते हैं तो उसके बाद लिखा हुआ है मंथ 2, डेज 1 to 10 स्क्रूटनी ऑफ EOIs बाय द कंसर्न एस्टेट ऑफिसर। अक्टूबर के जो 1 से 10 दिन तक, जो पहले 10 दिन होंगे, उसमें आपकी EOI को स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। एस्टेट ऑफिसर ये बताएंगे। फिर जो दूसरे महीने की तारीख होंगी 11 से 25, उसके बारे में इसमें बताया गया है अपॉन वेरिफिकेशन ऑफ EOI approved properties shall be listed on the portal for prospective buyers who have completed KYC and paid the applicable registration fees। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना भूल गया, आगे भी उस चीज़ के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा कि सेलर और बायर दोनों को एक रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करनी है। कितनी करनी पड़ेगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जो 11 से 25 जो दिन होंगे, मतलब ये जो 15 दिन होंगे, इसमें आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ EOI, जो पहले 10 दिन में आपकी EOIs को वेरीफाई किया है एस्टेट ऑफिसर ने, अब 11 से 25 दिन में क्या होगा, जो ऑलरेडी अपनी KYC सबमिट कर चुके हैं और अपनी EOI सबमिट कर चुके हैं, वेरीफाई हो चुकी है, अब 11 से 25 दिन में काम चलेगा उसको लिस्ट करने का। तो 25 तारीख से पहले आपकी जो प्रॉपर्टी है वो, अगर इनके सभी स्टेजेस को और इनके जितने भी आप ये कह लें चेकिंग पॉइंट्स हैं, अगर उनको वो प्रॉपर्टी फुलफ़िल करती है तो फिर उसको इस पोर्टल पे लिस्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी लिस्टिंग का जो प्रोसेस होगा ये 15 दिन में, उसके बारे में भी इस पॉलिसी में बताया गया है कि वो कैसे होगा। प्रॉपर्टी लिस्टिंग प्रोसेस, sellers shall submit an EOI through the allotee corner of HSVP portal accompanied by the following। एक तो डिजिटल KYC डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल कराने हैं, कंसेंट ऑफ लीगल हायर्स, उनकी कंसेंट, अब वो एफिडेविट आपको देना है या एक प्लेन पेपर पे वो चलेगा, वो आपको HSVP से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर डीलर जो है वो आपके लिए HSVP हो गया है, तो इस बारे में HSVP ही आपको बताएगा। फिर अगर जॉइंट ओनर्स हैं तो उनकी कंसेंट आपको चाहिए होगी। अब वो एफिडेविट के थ्रू होगी या कैसे होगी उसके बारे में डिटेल में यहाँ नहीं है। फिर है कि आपको एक डिक्लेरेशन देनी होगी लिटिगेशन और एनकम्बरेंसेस के लिए। अब ये इतनी सारी फॉर्मेलिटी सबसे पहले आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। वो तो चलो आप घर बैठे कर लेंगे, अपना KYC सबमिट कर दिया, अपना EOI सबमिट कर दिया, लेकिन अब ये जो लीगल हायर्स की डिक्लेरेशन, उसके बाद आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी ओनर्स की डिक्लेरेशन, उसके बाद लिटिगेशन की डिक्लेरेशन, इन सब के लिए आपको अब कोर्ट ही जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो और कोई दूसरी जगह नहीं होती। इसके बाद आपको ULB साइट से अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स निकालनी पड़ेंगी और वो यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेंगी। आस्किंग प्राइस आपको सबमिट करना होगा। फिर आपको टोकन अमाउंट आप क्या लेंगे, अगर कोई बायर इंटरेस्टेड है आपकी प्रॉपर्टी में तो क्या टोकन अमाउंट आप चार्ज करना चाहेंगे, उसकी डिक्लेरेशन है। फिर जो पूरी डील का जो टाइम है, रजिस्ट्रेशन टाइम,
और पेमेंट शेड्यूल वो आपको यहाँ पर एडवांस में ही सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ी चीज़ कि HSVP सेलर से जो कमीशन लेगा 0.25% ऑफ द आस्किंग प्राइस। आपने अगर 10 करोड़ रुपए डिमांड किया है तो 2.5 लाख रुपए आपसे HSVP इसी ड्यूरेशन में, ये जो 11 से 25 तारीख तक जो काम चलेगा वेरिफिकेशन का, इसी ड्यूरेशन में आपसे जमा करा लेगा। तो मतलब आपकी डील हो ना हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को कोई मतलब नहीं है। आपको 2.5 लाख रुपए प्रॉपर्टी लिस्ट कराने से पहले HSVP को पे करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है इस पॉलिसी का वो है फीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक तो सेलर और बायर दोनों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक 10,000 रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो डिपॉजिट करानी है। दूसरी चीज़, सेलर को अपने आस्किंग प्राइस का जो प्रॉपर्टी का रेट वो मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, उसका 0.25% कमीशन डिपॉजिट कराना है। तीसरी चीज़, बायर को अगर उसने जो बिड का ऑफर दिया है और सेलर अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस 0.5% कमीशन। मतलब अगर आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वहाँ से, तो आपको 5 लाख रुपए कमीशन जमा करा देना है। किस स्टेज पर? जब आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद कितने सारे लीगल चैलेंजेस हैं। सपोज आपकी डील 2 महीने चलती है, 3 महीने वो डील चलती है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में कितनी सारी स्टेजेस हैं जहां पर किसी भी टाइम आपका और सेलर का कोई डिस्प्यूट अगर हो गया और उस डिस्प्यूट की वजह से अगर वो डील कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर ना सेलर का जो कमीशन है वो रिफंडेबल है, ना ही जो बायर से कमीशन चार्ज कर लिया गया है वो रिफंडेबल है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मतलब कि आपकी डील हो या ना हो, आपकी रजिस्ट्री हो या ना हो, कमीशन आपसे पहले ले लिया जाएगा। दूसरी चीज़, कमीशन नॉन रिफंडेबल होगा इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। तो अब आपको डिसाइड करना है, क्या आपको किसी पोर्टल के थ्रू ऐसी किसी डील में इंटरेस्ट शो करना है या नहीं करना, ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं करनी, डील करनी है या नहीं करनी। इसीलिए मैं बार बार बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पर, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं और आपको बार बार अवेयर कर रहा हूं कि ऐसी किसी भी उसमें ना फंसिए कि बाद में आपको रोना पड़े। आज हो सकता है सभी लोगों को ये पॉलिसी बड़ी ल्यूक्रेटिव लग रही हो या किसी को इसमें किसी तरह की कोई एडवांटेज दिख रही हो, लेकिन एक्चुअल में पता चलेगा जब एक बार आप पार्टिसिपेट करेंगे। 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे देंगे, उसके बाद अपना कमीशन जो है वो पे कर देंगे। उसके बाद एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या आपके लिए सही थी और क्या आपके लिए ये पॉलिसी ख़राब थी। अब नेक्स्ट स्टेज है डील कन्फर्मेशन एंड कंप्लीशन। अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द बायर्स बिड बाय द सेलर थ्रू द पोर्टल, द डील शैल बी डीम्ड कंक्लूडेड। मतलब जैसे ही सेलर ने बायर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू HSVP, द डील हैज़ बीन कंक्लूडेड। मतलब डील ख़त्म हो चुकी है। अब HSVP का इस स्टेज के बाद कोई भी रोल नहीं है आपकी डील में। अब मतलब ये किस तरह की बात है? अगर मैं आपको, जब आप मेरे पास ऑफिस में आते हैं, किसी डीलर के यहाँ जाते हैं, और अगर हम लोग आपको ये कहेंगे कि हमने एक बार आपका टोकन करा दिया, आप हमें कमीशन दे दो, अब इसके बाद आप जानो, सेलर जाने, जिसको जानना है वो जाने, अब हमारा इस डील से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसी टाइम ऑफिस से खड़े होके चले जाएंगे और शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी हमारे ऑफिस की तरफ आप मुंह ना करें। लेकिन यहाँ पर रिटर्न में आपको बाउंड कर दिया गया है, अगर इस पॉलिसी की ही माने तो हम, कि जैसे ही सेलर ने बायर का बिड एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद डील हैज़ बीन कंक्लूडेड फ्रॉम HSVP एंड। तो अब आप डिसाइड कर लेना कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। इतने समझदार मुझे लगता है कि आप भी हैं। जब आप 5, 7, 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज करने का मन बनाते हैं या आप उस पेज पर हैं
या आपने इतना पैसा लाइफ में अर्न किया है, तो मेरे हिसाब से मेरे से कहीं ज़्यादा नॉलेज और दिमाग जो है वो आपके पास है, तो आप डिसाइड कीजिएगा इसके बारे में। सेकंड चीज़ है, कमीशन फ़ी मस्ट बी पेड एट द टाइम ऑफ डील कन्फर्मेशन फॉर द सेम टू टेक इफेक्ट। सेलर को तो कमीशन कब पे कर देना है? जो 10 से 15 दिन प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन चलेगा उसी में पे कर देना है, अगर आपको लाइव करानी है तो ये कंडीशन है आपके लिए। बायर को कब पे कर देना है? जैसे ही आपका बिड ऑफर एक्सेप्ट कर लिया सेलर ने, तो आपको अपना 0.5% कमीशन जो है वो जमा करा देना है। अब आ जाते हैं इस पॉलिसी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि आपको भी सुन के बहुत हंसी आने वाली है और आपको लगेगा कि शायद आपके साथ या आपकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के साथ बड़ा मजाक सा किया जा रहा है। ये एक सेक्शन है इसमें, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। HSPP acts solely as a digital platform facilitator and shall not be liable for the conduct or default of either the buyer or seller। मतलब एक पॉलिसी में रिटर्न में ये चीज़ आपको लिख के दी जा रही है कि किसी भी स्टेज पे आपकी डील में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई डिस्प्यूट होता है, सेलर के एंड से हो, बायर के एंड से हो, HSPP is not responsible for any kind of dispute or conflict। अब इससे ज़्यादा क्लैरिटी मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से मिल सकती है। मतलब आप 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं, लेकिन कोई माई का बाप नहीं है जो आपकी इस डील की जिम्मेवारी ले, रजिस्ट्रेशन तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाए, अपना खाना पीना, रहना सहना, उठना सब आपके लिए लगाए। क्योंकि अगर अल्टीमेटली देखें तो एक डीलर को इसी चीज़ का कमीशन मिलता है कि वो डे 1 से, मतलब जब आप प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए निकलते हैं तब से लेके जब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं हो जाती तब तक, ना वो दिन देखता है, ना वो रात देखता है, ना वो अपना टाइम देखता है, ना वो अपना आराम देखता है। हर वक्त जब आप फ़ोन करते हैं, जब आप उसके पास आते हैं, हर स्टेज पर फैसिलिटेट करने के लिए वो खड़ा होता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया है HSPP ने दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट। तो ये थी इस पॉलिसी की कुछ मेन चीज़ें। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी चीज़ को लेके कुछ डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं अपने किसी एडवाइज़र से, किसी डीलर से या किसी अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। ये तो वो चीज़ें थी जो इस पॉलिसी में रिटर्न में आपको लिख के दी जा रही हैं और जिनके लिए आप बाउंड होंगे इनको फॉलो करने के लिए। इसके अलावा कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जब आप अब तक एक डीलर के पास जा रहे थे तो आपको वो 15-20 प्रॉपर्टियाँ रिकमेंड करता था आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से। सारी प्रॉपर्टीज़ की वो विजिट कराता था। अगर आप 5 बार विजिट करने आ रहे हैं, वो 5 बार आपके लिए अवेलेबल होता था। उसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी पसंद आ गई, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी एडवांटेज हैं, जितनी डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारी की सारी आपको बताता था। इसके बाद आपकी जब भी मीटिंग होती थी तो आपको हमेशा एक डर रहता है कि क्या इस प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल हैं या नहीं है। क्या अब आप मेरे को बता सकते हैं एज ए बायर कि आपको ऐसी कोई अरेंजमेंट इस पॉलिसी में दूर दूर तक मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो अब डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पर। जब आप एक प्रॉपर्टी की डील जो है फाइनल कर लेते हैं या उसका टोकन दे देते हैं, फ्रॉम द डे ऑफ टोकन टिल द डेट ऑफ रजिस्ट्री, आपको हो सकता है शायद 10 बार जो है डीलर के पास जाना पड़ता है, सेलर से मिलना पड़ता है, कभी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। हर टाइम पे 2 लोग 4 लोग आपको फैसिलिटेट करने के लिए डीलर की तरफ से खड़े मिलते हैं। क्या अब यहाँ पर ऐसी कोई अरेंजमेंट होगी? बिल्कुल भी नहीं है। अभी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।
मैं आज आपको नहीं बताऊंगा कि आपके लिए ये फ़ायदा है या आपके लिए ये नुकसान है। अब अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, आप एक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफ़र परमिशन है, जैसे ही आपने बिड ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद HSCP ट्रांसफ़र परमिशन इशू कर देगा। और बिड ऑफर एक्सेप्ट करने के टाइम पे आपको सिर्फ 10% पेमेंट मिल रही है। आज तक आपने यहाँ ओपन मार्केट में क्या कोई डील इस टर्म पे की है कि आपकी ट्रांसफ़र परमिशन सिर्फ 10% पेमेंट पे हो जाएगी? लेकिन यहाँ पर अगर इस पॉलिसी के थ्रू अगर आप सेल परचेज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% पेमेंट मिलेगी, ट्रांसफ़र परमिशन इश्यू हो जाएगी। उसके बाद कोई रोने वाला नहीं, कोई धोने वाला नहीं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। डील आगे एग्जीक्यूट होती है, नहीं होती है, रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री नहीं होती है। तो अब आप भी मेरे को ज़रूर बताना कि ये आपके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। ऐसी ही और बहुत सारी चीज़ें इस पॉलिसी में आपको मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ही कभी आपको कंफर्टेबल कर पाएँ। अब इसके बाद भी अगर आपको इस पोर्टल के थ्रू सेल परचेज करनी है तो मेरी तरफ से एडवांस में बधाई। रही बात डीलर्स के काम की या डीलर्स के दुकान की, जो कि प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं रियल एस्टेट मार्केट को लेके, जैसा कि वो सब लोग बता रहे हैं, तो उसके ऊपर दूर दूर तक कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस चीज़ की वजह से सिर्फ आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके पैसे की बात है, ये आपकी प्रॉपर्टी की बात है। और मुझे नहीं लगता उसकी जो सबसे बड़ी कंसर्न कह लें या ये कह लें कि उसकी सबसे बड़ी जो हिफाजत है वो आपसे अच्छा कोई कर सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है अल्टीमेटली कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको क्या रूल फॉलो करने हैं, क्या नहीं फॉलो करने हैं, किस किस स्टेज पर आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। या मुझे नहीं लगता, अब फ़ायदा तो मैं तब बताता जब इसमें कोई फ़ायदा मुझे दिखता, जब मुझे नहीं दिख रहा तो मैं आपको कैसे बताऊं। तो इसके बाद अगर आपको लगे कि आपको डीलर की ज़रूरत है तो हमेशा की तरह मैं और मेरे जैसे हज़ारों डीलर आपको फैसिलिटेट करने के लिए हमेशा एक फ़ोन कॉल पर हाजिर है। यहाँ पर किसी फ़ोन कॉल का कोई इंतज़ार मत करना कि आपको कोई फ़ोन करेगा या आप किसी को फ़ोन कर सकते हैं। सब कुछ एक पोर्टल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब वो कितना सक्सेसफुल होगा आने वाले टाइम में या नहीं होगा, ये सब हम मिल के देखेंगे, हमारे सामने ही होगा सारी की सारी चीज़ें। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, रियल एस्टेट जिंदाबाद।